हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डायनेमिक स्टडी। चलिए आज हम क्विज नंबर 4.4 करने जा रहे हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। मैं हूं सूरज और चलिए आज हम आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो जो मैंने डेली नॉलेज ट्रैक के साथ शेयर किया था और ये इस प्लेलिस्ट को आप एक बार देखिएगा जिसमें पहले भी जो लेक्चर्स कवर हो चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। Which one of the following is not included in the concept of political culture? आपके ऑप्शंस हैं सिविक वर्च्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी पार्टिसिपेटरी एंड प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, सी ऑर्डर थ्रू रेशनल ब्यूरोक्रेसी एंड डी इज द सर्च ऑफ क्वालिटी। देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड। पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट में इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो सिविक वर्च्यू, कॉमन सेंस कि हाँ हमें एज ए सिविक सेंस होना चाहिए हमारे पास, हाँ एज ए नागरिक हमें कैसे रहना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए ना। पॉलिटिकल कल्चर का ये पार्ट है ही। पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ये भी पार्ट है उसका। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी रेशनल होनी चाहिए, एकदम मतलब तानाशाह नहीं होनी चाहिए, उसको समझ के काम करना चाहिए, ये भी उसका पार्ट है। बट द सर्च ऑफ क्वालिटी दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। देखिए पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है, मतलब ये एक्चुअली इट इज़ अ सेट ऑफ एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को डिफाइन करता है। ये ऐसे नहीं, मतलब एक होता ना कि एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि वहाँ के लोग कैसे पॉलिटिकल बिहेवियर रखते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो पॉलिटिकल कल्चर और पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में अच्छे खासे रोल प्ले करती है। जैसे कि वो एजुकेशन के थ्रू, पब्लिक इवेंट्स के थ्रू, कमेमोरेशन ऑफ द पास्ट, इन सब के थ्रू वो अपना पब्लिक का पॉलिटिकल कल्चर चेंज कर सकती है, अच्छा कर सकती है। जैसे हम अगर अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ हम पहले ही इतने अच्छे थे, तो हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है कि अभी कुछ साल पहले ही सरदार पटेल की एक यूनिटी ऑफ स्टैचू ऐसा इनॉग्रेट किया गया था, ठीक ना। तो इन सभी से एक पॉलिटिकल कल्चर को गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से शेप करती है, ठीक है ना। तो मोरलेस एक बात जानिए कि एक कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर मोरलेस सेम ही होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर आता है। जैसे देखिए चाइना में क्या है, वहाँ के लोग कम्युनिज्म को पसंद करते हैं, तभी वहाँ पर कम्युनिज्म आया है, ठीक ना। ऐसे नहीं एक हवा में आ जाता। अमेरिका में क्या है, अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वहाँ के लोग इस टाइप में इसको फेवर करते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। विच काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिलेशंस बिटवीन यूरोपियंस एंड द कॉलोनीज। तो आपके ऑप्शंस हैं colonial dependency, B financial industrial dependence, C technological industrial dependence and option D is none। तो चलिए देखते हैं। डिपेंडेंसी वाला जो सिस्टम था ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे, डॉस सांतोस, नाम से तो लग रहे हैं कि स्पेनिश होंगे ये, ठीक है ना, दास सांतोस। तो इन्होंने ये डिपेंडेंसी थ्योरी वाला सिस्टम दिया था। तो अब देखिए कॉलोनियल डिपेंडेंसी क्या होता है। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी कॉलोनीज थी, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उनकी कॉलोनीज की, उसे बोलते हैं कॉलोनियल डिपेंडेंसी। लाइक इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंडोनेशिया एंड फ्रांस, अगर फ्रांस वहाँ का रहा होगा तो, या स्पेन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इस टाइप से हो गया। फिनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस, यानी कि देश में इंडस्ट्रीज हैं लेकिन उनको फिनांस कहाँ से आ रहा है। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे आप तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए या अदर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कैसे फिनांस इंग्लैंड से आता था, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अब देखेंगे जो ये भेल सेल जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज खुली थी वो जर्मनी और अमेरिका के सहयोग से, उनकी फिनेंशियल टैक्स से खुला था। इसके अलावा अब आता है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस, यानी कि वहाँ की कंपनी हमें टेक्नोलॉजी देती है, जैसे इजराइल, ठीक ना, या जापान, वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है। और जैसे कि बुलेट ट्रेन में देख लीजिए आप, बुलेट ट्रेन में जापान हमें फिनांस भी कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, ठीक ना। तो वो अलग तरह का डिपेंडेंस हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए कॉलोनियल डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच political cultures are maintained and changed, and second statement is
family, school, peer groups, in experiences during employment, mass media, and direct contact with political system are the main agents of the process of socialization. चलिए अब दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है. अब चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर आप दे सकते हैं खुद से. चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, ये बात करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के डेफिनेशन की. ठीक ना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के डेफिनेशन की. ठीक ना, तो हम भी जैसे जानते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन डेवलप पॉलिटिकल बिलीव्स एंड ओपिनियन. उसका खुद का एक विचार आता है. ठीक ना, एक पॉलिटिकल बिलीफ होता है उसका, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है उसका. ठीक ना, और वो बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है, उसके सोशल स्पेयर से, यानी कि उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उससे वो उसका पॉलिटिकल बिहेवियर एंड बिलीफ डेवलप होता है, इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. इसके अलावा अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि ये, अब देखिए ये एजेंट की बात करता है, मेन एजेंट्स. ठीक है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड मेन एजेंट्स. अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करने में मेन एजेंट्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं. जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, स्कूल कहाँ से आप पढ़े हैं. अब ये भी देखिए, आप अगर आरएसएस के स्कूल मान लीजिए सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हैं तो आप प्रो राइट थोड़ा सा होते हैं, वो स्टार्टिंग से ऐसा हो जाता है. आप इस ऐसी फैमिली में पढ़े हैं जहाँ जिसने स्टार्टिंग से ही वामपंथियों को या फिर दक्षिण पंथियों को समर्थन दिया है उनकी फैमिली में, तो आप उनका आपका पॉलिटिकल सेंस आपका थोड़ा बड़ा उनसे रिलेट करता है. ठीक ना, ये आप खुद में अपने ऊपर लेकर देखिए इस बात को. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अगर आप ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर आपने अगर कभी उसमें मदरसा वगैरह में पढ़ाई की है तो आप थोड़ा बड़ा उससे आप रिलेट कर सकते हैं. ठीक ना, पीयर ग्रुप्स, सोशल क्लास, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप इकोनॉमिकली वेलबींग हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर हैं, ये क्लास हो गया आपका. अलग कास्ट हो गया आपका, इंडिया में तो कास्ट भी डिपेंड करता है. जेंडर, ठीक ना, कि आप किस जेंडर के हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उसी से आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है. मास मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग अपना है. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसके आपके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में. ठीक है, ओके, तो दोनों स्टेटमेंट हम देखते हैं सही है. ठीक है, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये प्रोसेस है और इस तरह से चेंज होता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये इसका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. असर्शन क्या है आपका, स्टेटमेंट 1, देयर इज नो सोसाइटी टुडे विच कैन क्लेम अ सिंगल यूनिफॉर्म एंड रीजन इज, या स्टेटमेंट 2 इज पैटर्न ऑफ कल्चरल चेंज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके पॉलिटिकल कल्चर की. किसकी बात हो रही है, पॉलिटिकल कल्चर की बात हो रही है. ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है. इट इज़ मतलब बेसिकली सिटीजन्स का कैसा ओरिएंटेशन है उनके पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, अब देख सकते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन का हम कंपैरिजन करते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका का. अमेरिका में क्या होता है, वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे लोगों से लिखा गया है जिनको राजा महाराजा या फिर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा उनके मन में डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक फेडरेशन स्थापित किया, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दिया, सेंटर को कमज़ोर रखा. ठीक ना, उसके अब उन लोगों वहाँ पर क्या होता है, अमेरिका में 2 ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ठीक ना, कंजर्वेटिव एंड डेमोक्रेट्स, नहीं डेमोक्रेट्स एंड लिबरल्स, ऐसा जो भी है, मतलब ठीक है, ओके, जो भी होगा आपको अगर याद होगा तो आप लिखिएगा, कोई बात नहीं कमेंट में. इसके अलावा अब हम इंग्लैंड की बात करते हैं. इंग्लैंड में क्या होता है, या इंडिया में देख लीजिए आप, इंग्लैंड में क्या होता है, काफ़ी टाइम से वहाँ पर मोनार्की चल रही है. ठीक है, काफ़ी टाइम से मोनार्की चल रही है, लेकिन वहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी. तो मतलब मोनार्क कमज़ोर है, मोनार्क नाम के लिए है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के पास अच्छी खासी पावर है, पूरी तरह से यूनिटरी फीचर वहाँ का है. ठीक है, और वहाँ पर 2 पार्टीज़ नहीं है, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. ठीक है, अब 2 ही 3 मेन होती है. जैसे इंडिया में देख लीजिए आप, बीजेपी कांग्रेस के अलावा ज़्यादा बड़ी पार्टीज़ कौन सी हैं, वो मैक्सिमम तो रीजनल पार्टीज़ हैं. ठीक है, तो दोनों में अंतर है. तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है कि
कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो एकदम कहें हम एकदम सिंगल यूनिफॉर्म सोसाइटी हैं। एक मिनट, ठीक है, ये भी सही है। और पैटर्न ऑफ कल्चरल चेंज अलग अलग कंट्री में अलग होता है। जैसे हमने देखा कि यूएसए और ब्रिटेन में क्या अंतर है, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है वो। कॉमन सेंस अगर अलग अलग चेंज हो रहा है तो इसमें अगर दो कंट्रीज के बीच में कल्चरल चेंजेस हैं तो, और आज के ज़माने में ये भी है कि कोई एक कंट्री जो है, ऐसी सोसाइटी कोई नहीं है जो बोले कि हम पूरी तरह से यूनिफॉर्म ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं हम। पॉलिटिकल एलिट की बात हो रही है, ठीक है, कि ऑप्शंस आपके क्या हैं। पॉलिटिकल एलिट्स आर ऑलवेज वेलकम्स न्यू मेंबर्स टू इट्स रैंक्स, इज अपोज टू एंट्री ऑफ न्यू मेंबर इन इट्स रैंक्स। इसको सही कर लेंगे हम बाद में, रैंक होगा यहाँ पर, ठीक है। सी स्टैंड फॉर ओल्ड एंड टेस्टेड आइडियाज, एंड डी इज इन फेवर ऑफ न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज, ठीक है। अब पॉलिटिकल एलिट्स क्या होते हैं? वैसे कुछ लोग जो सरकार चलाते हैं, जो हमेशा पावर में होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, अगर आप पावर में होंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप पावर में होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे किसी आदमी को आने के लिए अलाउ करेंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे उसका, जो कि कोई नया आदमी उसको आना चाहेगा? तो हमेशा अपोज करेंगे अपना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, ठीक है। दे ऑलवेज अपोज टू एंट्री ऑफ न्यू मेंबर्स, ठीक है ना। क्या होगा? वो अपोज करते हैं। पॉलिटिकल एलिट्स हमेशा न्यू मेंबर्स की एंट्री को अपोज करते हैं, ठीक है। ये इसका सही वो है। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिटिस्ट थ्योरी? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेम्स बुरहम, ओके, जेम्स बुरहम और बर्नहम, ओके, जेम्स बर्नहम। और एक बताओ, ये एक अमेरिकन फिलोसफर हैं जेम्स बर्नहम। ये इनको एक बोलते हैं आइसोलेशनिस्ट, नहीं कहते हैं आइसोलेशनिस्ट, ओके। ये स्टार्टिंग में मार्क्सिस्ट थे ना, बाद में ये थोड़ा चेंज हो गया और फिर बाद में अमेरिकन कंजर्वेटिव मूवमेंट के पार्ट बन गया। अमेरिकन कंजर्वेटिव मूवमेंट के पार्ट बन गए थे बाद में, ठीक है, जेम्स बर्नहम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। द एक्सपोनेंट ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी बिलीव इन, आपके ऑप्शन से पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वलिटी बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, द सुपीरियरिटी ऑफ द रूलर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए, हम नहीं पता हमें कि एलिटिस्ट थ्योरी क्या है, बस हमें एलिट वर्ड का मतलब पता है कि एलिट और समवन, सम पीपल, किसी एक क्लास के जो सबसे ऊपर होते हैं, जो एकदम क्रीम फॉर्म करते हैं उसका, और सारी मोर और लेस पावर उनके पास होती है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में जिसे देखिए, पेरियार को पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो वो क्या बोलते हैं कि 3% सिर्फ ब्राह्मण हैं और 3% ये ब्राह्मण मिलकर के सारे सोसाइटी को रन कर रहे हैं, सारी पावर उनके पास है। तो वो मोर और लेस उस सोसाइटी में एलिट का फॉर्म करते हैं। एलिटिस्ट थ्योरी यही बोलती है। अब ये बताइए, अगर आप एलिट होंगे, अगर आपके पास सारी पावर्स होंगी, तो आप इक्वालिटी की बात करेंगे? नहीं, ये एलिटिस्ट थ्योरी ही इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एलिटिस्ट थ्योरी ही इन इक्वालिटी पर बेस्ड है, ठीक ना, कि दे आर नॉट इक्वल टू अदर्स, दे आर सुपीरियर, ठीक ना। अब देखिए, क्या आप इक्वालिटी की बात करें? नहीं बात करेंगे, ठीक ना, इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। इक्वालिटी बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, बिल्कुल नहीं। आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट समझिए इस बात को। कोई अगर किसी को पावर मिल रही तो वो चाहेगा कि हाँ, हमारे नीचे जो है, जिसके ऊपर हम राज कर रहे हो, बराबर हमारे खड़ा हो? नहीं ना, दे सुपीरियरिटी ऑफ द रूलर की बात करते हैं ना, कि रूलर्स आर ऑलवेज सुपीरियर, ठीक है ना। और ऑल ऑफ देम तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रेरी हैं इस ऑप्शन के, ये भी कट गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुपीरियरिटी ऑफ द रूलर। ये अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, इसमें कोई वो बात नहीं कि हाँ याद करने की बात है या उस थ्योरी को समझने की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू जेम्स बर्नहम, द रीजन वाई सम बिकम पॉलिटिकल एलिट इज, आपके ऑप्शन है दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन कॉमन पीपल, ऑप्शन बी इज दैट दे आर इकोनॉमिकली पावरफुल,
and control means of production. C, their popularity with the people who elect them. And D, all of the above. ठीक है, तो ये भी इसका सीधे आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? देखिए, जेम्स बर्नहम थे अमेरिका के, और वो बोलते हैं कि, और अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बड़ा जेम्स बर्नहम जानते हैं, मैंने पहले बताया कि मार्क्सिस्ट थे ये, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि दे आर इकोनॉमिकली पावरफुल और दे कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो लोग पावरफुल होते हैं, जिनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोर्स होता है, वही पॉलिटिकल एलिट बनते हैं बाद में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, यहाँ पर अगर बी टाइप हुआ तो हाँ बी, सॉरी, हाँ ठीक है, बी। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका? दे आर इकोनॉमिकली पावरफुल एंड कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए कि अब अगर आपको नहीं भी पता है, बट यू हैव ए बेसिक नॉलेज, यहाँ जेम्स बर्नहम वाज समवन हु लिव्ड इन अमेरिका एंड वाज ए मार्क्सिस्ट, तो आप इस बेसिस पर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट? पावर एलिट वाला कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेडो परेटो, सी राइट मिल्स, कर्टिस राइट मिल्स एंड जेम्स बर्नहम। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका सी राइट मिल्स या कर्टिस राइट मिल्स। देखिए, पावर एलिट, अब वर्ड देखिए, पावर और एलिट, इससे पहले क्या क्या एक वर्ड था? इससे पहले कोई एक और वर्ड था, ठीक है, पावर एलिट से पहले वो क्या था? एक था रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास। तो वो बोलते हैं, सी राइट में ये बात बोलते हैं कि एलिट, एलिट का मतलब क्या होता है? वो पावर एलिट वर्ड यूज करते हैं रूलिंग क्लास की जगह। बोलते हैं कि नहीं, ये जो ऊपर हैं, जो राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो रूलिंग क्लास नहीं है, दे आर पावर एलिट। वो बोलते हैं यार, क्लास का मतलब तो होता है, क्लास इज मोर और लेस इकोनॉमिक टर्म, ठीक ना, कि पैसे के हिसाब से कि हाँ आप लोअर क्लास के, आप हायर क्लास के हैं, ऐसे। और रूल को बोलते हैं इट इज़ ए पॉलिटिकल टर्म, ठीक ना। रूलिंग क्लास तो मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक क्लास है वो रूल कर रही है पॉलिटिकली हमारे ऊपर, वही हमारे ऊपर राज कर रही है, मतलब द इकोनॉमिक क्लास इज रूलिंग ओवर अस पॉलिटिकली, ठीक ना। तो वो ये बात बोलते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, पावर एलिट जब वो वर्ड यूज़ करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो कि अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल या मिलिट्री एलिट्स होते हैं, या गवर्नमेंट के एलिट्स होते हैं, ठीक ना। तो ये मिलके कुछ उन प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं जो एक स्टेट में होती है, ठीक है। तो ये घुमा फिरा कर, अब देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन पूछा। अगर आप पावर एलिट को पढ़ते हैं, एलिटिज्म को पढ़ते हैं, पावर एलिट को पढ़ते हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे आप कि पावर एलिट वर्ड कैसे आया, क्या मतलब होता है। लेकिन क्वेश्चन कितना इजी पूछा हुआ है, सिर्फ कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एलिट्स एज स्पेकुलेटर एंड रेंटियर्स? Who among the following describe elites and speculators and rentiers? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? विल्फ्रेडो परेटो, गैतियानो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स एंड गैसेट। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका स्पेकुलेटर। देखिए, यहाँ पर दो कीवर्ड है, यहाँ पर एक है स्पेकुलेटर और एक है रेंटियर्स। तो ये वर्ड आपको यूज़ करते हैं विल्फ्रेडो परेटो। कौन यूज़ करता है? विल्फ्रेडो परेटो। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी थी 1916 में, 1916 में, ठीक है। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम इटली, नाम से लग रहा है आपको परेटो, ठीक है, इटली से थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने एक बुक लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी। तो उसमें इन्होंने डिफाइन किया था ये दो वर्ड, स्पेकुलेटर एंड रेंटियर्स। वो बोलते हैं कि दो तरह के एलिट होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटर, इसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स। क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? ये लोग
ऑलवेज इंगेज इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्सेज ऑफ गेन, कि कहाँ नए तरीके से पैसा मिलेगा, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। दूसरा एक उन्होंने वर्ड लाया था रेंटियर्स। रेंटियर्स का मतलब होता है सेवर्स। सेवर्स, रेंटियर मतलब होता है सेवर्स। वो जो उनके पास रिसोर्स सामने है उसी का एक्सप्लॉयटेशन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, जबकि न कि नया एक रिसोर्स खोजने में। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विल्फ्रेडो परेटो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसको शेयर करिएगा, और जितने अधिक लोग देखते हैं यार उतना ही एक इंसान का मोटिवेशन हाई होता है। ठीक ना, कि हम इस क्विज़ को कंटिन्यू करें या फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। तो आई रिक्वेस्ट कि हाँ जितना हो सके आप शेयर करिएगा इसको। चलिए धन्यवाद।